पढ़ना है। जनन के बाद एक लिंगी भी कल पढ़ाया गया था, लिखाया गया था। थोड़ा सा इसमें एक लिंगी के बारे में बता दें, याद कर लो यार, बहुत सिंपल है। मैंने कहोगे कि ऐसे जीव जिसमें केवल एक लिंग उपस्थित होता है, केवल एक लिंग उपस्थित रहता है, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। चलिए, माने ऐसा जीव जिसमें केवल एक लिंग उपस्थित रहता है तो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण में अगर आपको लिखना होगा तो सभी जंतु आ जाएंगे, याद है ना आपको? मनुष्य आ जाएंगे, मनुष्य में तो मान लीजिए पुरुष हो जाएंगे, पुरुष का अलग लिंग, स्त्री का अलग लिंग, शेर हो जाएगा, गाय हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। ये सब कौन लिंगी होते हैं? एक लिंगी। तो माने ऐसे जीव जिसमें केवल एक लिंग उपस्थित होता है, ठीक है ना, यहाँ एक छूट गया, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। छोटा सा आपका परिभाषा था, याद हो गया होगा कि ऐसे जीव जिसमें क्या होता है, एक लिंग उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी। और दूसरा जो द्विलिंगी, द्विलिंगी याद है ना? ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, दोनों लिंग उपस्थित होते हैं तो उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। माने दोनों लिंग उपस्थित होंगे। उदाहरण में आप लिख सकते हैं केचुआ, जोंक भी लिख सकते हैं। केचुआ लिख लीजिए, जोंक ले लीजिए, ये सिंपल से बात है। तो बस एक लिंगी जान गए, द्विलिंगी जान गए। एक लिंगी में क्या होंगे? ऐसे जीव जिसमें एक ही लिंग उपस्थित होते हैं। और द्विलिंगी में ऐसे जीव जिसमें क्या होते हैं? दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं द्विलिंगी। ठीक है, चलो, याद हो गया? आइए अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, पुरुष जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र है, मिटा दे, लिख लिया? पाठ का नाम ही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो अगर मानव जनन के बारे में कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि मनुष्य के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? हाँ, ये जरूर याद रखना। तो लिख लो, अरे कोई बात नहीं, मनुष्य के द्वारा जब जनन होता है तो उसे मानव जनन कहते हैं। मनुष्य के द्वारा जो जनन होता है तो उसे मानव जनन कहते हैं। ठीक है, आप नोट पॉइंट में लिख लो, फर्स्ट नंबर कहना कि मानव में कौन जनन होता है? लैंगिक है, लैंगिक। हाँ, मानव में लैंगिक जनन होता है और मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव में लैंगिक जनन होता है और मानव एक लिंगी प्राणी है।
नोट पहला में आप जरूर लिख लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, क्या लैंगिक तो क्या कहेंगे, लैंगिक। हाँ, वो भी मानव एक लिंगी, जिसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग। सेकेंड लिख लो, सेकेंड में लिख लो कि मानव में नर और मादा अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। मानव में नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। ठीक है, मानव में नर और मादा अलग अलग होते हैं, जिसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। आपको याद होगा कि नर में शुक्राणु होते हैं, नर में शुक्राणु होते हैं, याद है कुछ? नर में क्या होता है, शुक्राणु होते हैं। ऐसे शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं, ये शुक्राणु ततन लिख लेना। शुक्राणु वृषण कहाँ होता है, शीशन के दोनों तरफ, शीशन के भाग में मेला निकलेगा। नर में शुक्राणु होते हैं तथा ये वृषण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वृषण में। ये तो वृषण देखे हो, हाँ? अरे पुरुष महंगा होता है ना, दूर नहीं रहता है दूर जो हम देख रहे हैं, इसी को वृषण कहते हैं। अरे किस्मत बना बना के चित्र दिखाना पड़ रहा है। हाके का कजला लमका के शीशम ये आता है, पाए जाते हैं। हाँ, अब अंग्रेजी बोला है तथा शुक्राणु के निर्माण को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। जहाँ शुक्राणु बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। मादा में क्या होती है, अंडाणु होते हैं। अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं, अंडाशय में। 4 नंबर लिख लेना। स्त्री में अंडाणु पाए जाते हैं तथा अंडाणु का निर्माण की क्रिया को अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन कहते हैं। स्त्री में अंडाणु पाए जाते हैं तथा अंडाणु का निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इसमें पूछो आशीष, याद है? अंडाणु जनन, अंडाणु किसमें, स्त्री में, और जो अंडाणु का निर्माण होता है उसको अंडाणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन, शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं, वृषण में पाए जाते हैं। वृषण कहाँ स्थित होता है, वृषण कोश में स्थित होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब मानव जनन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग नोट पॉइंट में अगर आपसे कोई पूछता है कि लैंगिक द्विरूपता क्या होता है तो आप सिंपल से बताएंगे। द्विरूपता का मतलब होता है कि नर और मादा में अलग अलग होते हैं, इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो हम इसको शुक्राणु जनन कहते हैं। अंडाणु का जब निर्माण होता है तो इसको अंडाणु जनन कहते हैं। हालांकि अंडाणु जनन की क्रिया स्त्री में पाई जाती है, शुक्राणु जनन की क्रिया पुरुष में पाई जाती है। सिंपल सी बात होती है, आप इसको बता सकते हैं। तो सीख गए, मिटा दे इसको फटाफट। क्या आपको याद है जरायुज किसे कहते हैं? जो बच्चा उत्पन्न करने वाले, जो बच्चा उत्पन्न करता है उसको जरायुज। मनुष्य हो जाएंगे, चीता हो जाएगा, शेर वगैरह हो जाएगा। अंडयुज आपका है। अब बताओ जरायुज की संख्या अधिक है कि अंडयुज की? क्या है कि अगर मुर्गी के ले लो तो रोज एक अंडा देती है, 30 दिन में 30 गो,
30 दिन में 30 गो, लेकिन एक अगर औरत है तो उसको बच्चा देने में 270 दिन लग जाएगा, कम से कम 277 दिन लग जाएगा, तब नहीं को बच्चा देगी। चलो 277 में 277 को अंडा दे देगी। सोच रहे हो, अंडा खाती मुर्गा की जरूरत नहीं है मुर्गी को, लेकिन वो अंडा से चूजा ना निकले, मार्केट में बच बचा सकता है। आज हम मुर्गा का जो अंडा उत्पन्न होगा उसमें से चूजा निकलता है, ये बात होती है आपकी। तो किसकी संख्या अधिक होगी? अंडे यूज की। मिटा दे इसको। तो हम लोग सीखते हैं जड़ा यूज क्या होता है। ठीक है, तो जड़ा यूज किससे कहते हैं कि ऐसे जीव जो बच्चे उत्पन्न कर। यहाँ से देखो बाबू, अब जड़ा यूज से, ठीक है ना। चलो, जड़ा यूज, यूज माने हाँ, तुम अंग्रेजी पढ़ा था पहले ही, अंग्रेजी शब्द यूज कर रहे हो। हाँ, जड़ा यूज। तो ऐसे जीव जो बच्चे उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? जड़ा यूज कहते हैं। इसको भी नोट कर लेते हैं। ऐसे जीव जो क्या उत्पन्न करते हैं? हाँ, बच्चे उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे जड़ा यूज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जड़ा यूज कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? मनुष्य, गाय, बकरी, भेड़, भेड़ा। हमारे भाई मनुष्य लिख सकते हैं। मनुष्य का अंडा देता है। अगर मनुष्य अंडा देता न तो अंडा की दुकान बाजार में नहीं चलता, देता अंडा खा लेता आदमी, मनुष्य हो जाता। शेर लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं, बकरी लिख सकते हैं, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधई। घोड़ा नहीं घोड़ी हो, गधा नहीं गधई होगी। तो गधा नहीं लिखा तो गधई बच्चा दे देगा। गधा नहीं रहे तो गधई दे देगी। यहाँ गधई गधैया रह जाएगी, पढ़ना चीज मैंने गधैया का लगी। और तुम्हारे से डॉक्टर के तो गधा गधई के, भेड़ा भेड़ी के, वही तो करेगा। आ जाओ, जड़ा यूज के बाद कौन यूज? अंड यूज। नहीं, मुर्गा नहीं होगा, खाली मुर्गी। ऐसे जीव जो अंडा देते हैं। क्या देते हैं? अंडा। ऐसे जीव जो अंडा देते हैं उसे अंड यूज कहते हैं, उसे अंड यूज कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप? मुर्गी और सांप भी लिख सकते हैं, मछली भी लिख सकते हैं, कबूतर लिख सकते हैं। वह भाई कबूतर ही लिखा जाता है, नोट कर ले इसको। स्तनधारी है। अच्छा, हम लोग स्तनधारी हैं कि नहीं है? स्तनधारी है ना? क्या पुरुष स्तनधारी है? बकर छोटे छोटे है, माने विकसित नहीं हुआ है, स्तन का विकास नहीं हुआ, लेकिन स्तनधारी है, विकास नहीं हुआ, हार्मोन्स नहीं बने। ये मत समझना कि हम लोग का है स्तनधारी है। हो सकता है कि अभय का विकसित हो। नोट में 1 लिख लो। प्लेटिपस और एकेडीना। स्तनधारी। स्तन माने स्तन, स्तन माने वो स्तन जिससे तुम दूध पी के आए हो। चूसक, हाँ अबे आते हैं चूसक। चूसक ना वाला चूचक, चूचक जन ठोड़िया होता है, ठोड़िया, ठोड़िया को पकड़ के बच्चा चूसता है ना, तो चूसक का। प्लेटिपस और एकेडीना। एकेडीना दो ऐसे जीव हैं, दो ऐसे अंड प्रजक है, लिख लेना। अंड प्रजक है जो स्तनधारी है, स्तनधारी। अच्छा, आपसे मैं देखता हूँ कई बार पूछा जाता है कि दो ऐसे स्तनधारी माने दो ऐसे
जीव का नाम बताइए। जो अंडा तो देते हैं लेकिन क्या है, स्तनधारी। अब जरा सोचो, जो अंडा देगा उसको बच्चा को दूध पिलाने की जरूरत क्या है। लेकिन प्लेटिपस और एकेडिना 2 ऐसे अंड प्रजक है, माने अंडा देने वाले जीव हैं जो कैसे हैं, स्तनधारी। तो ये दूसरा का हो जाएगा। पहला अगर दूसरा का लिख सकते हैं आप कि मानव में अंतःनिषेचन पाया जाता है। याद है ना, मानव में निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, एक अंतःनिषेचन जो शरीर के कहाँ होता है, अंदर। लेकिन इसमें लिख देना कि मानव में अंतःनिषेचन पाया जाता है, अंतःनिषेचन पाया जाता है तथा मानव में अंतःनिषेचन पाया जाता है तथा यह मादा के अंदर उपस्थित होता है, तथा यह मादा के अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। अर्थात निषेचन की क्रिया, निषेचन के क्रिया फैलोपियन नलिका में होता है। आई कहाँ पाया जाता है, याद है ना, स्त्री में पाया जाता है ना, तथा यह स्त्री में पाया जाता है। तो यह स्त्री में क्या होता है, पाया जाता है। ये होता है मानव में अंतःनिषेचन। अब आइए सेकेंड में लिख लेना है कि मानव में, तीसरा नंबर। अच्छा, कल आपको बताए भी थे मानव में यौन अवस्था के बारे में, कल जिक्र भी किए थे कि लड़कियों में कब शुरू हो जाता है, 11 साल। हाँ, तो लिख लेना कि मानव में, माने लिखना मानव करेंगे, स्त्री में यौन अवस्था कब 11 से 13 वर्ष तथा पुरुष में कब 16 से 18, 15 से 18 वर्ष के आयु में प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। चलिए, ठीक है। एक और 4 नंबर भी नोट में आप कर लीजिएगा। अच्छा, नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है, शुक्राणु गतिशील होता है। पढ़ के आ रहे हैं, शुक्राणु गतिशील होता है, अंडाणु क्या होता है, गतिशील नहीं होता है। लिख लेना कि नर युग्मक में शुक्राणु गतिशील होता है, नर युग्मक में शुक्राणु गतिशील होता है, गतिशील होता है, जबकि अंडाणु गतिशील नहीं होता है, गतिशील नहीं होता। अंडाणु स्त्री में कि पुरुष में, किसमें पाया जाता है, ठीक है। एक और आप लिख सकते हैं कि स्त्री गर्भ धारण करती है, स्त्री गर्भ धारण करती है क्योंकि स्त्री में गर्भाशय पाया जाता है। ओके, स्त्री गर्भ धारण करती है क्योंकि स्त्री में गर्भाशय क्या होता है, पाया जाता है। नोट कर लो। कुछ सीखे, इसके बारे में बता सकते हैं आप। तो आज आपको पढ़ना है, उसका नाम होगा मानव जनन तंत्र। अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन
वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकलवा सिस्टम में लिखें। इसको पहले पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको मैं दिखा देता हूँ कौन क्या होता है, तब आप पढ़िएगा। देखिए आपको चित्र एक बना देता है कि आपको समझ में आएगा। प्रमुख रूप से यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके से एक चित्र बनाया गया है थोड़ा सा आपको, जिसमें आपको इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि इस तरीके से नीचे के लटका हुआ, ये आपका है। यहाँ पर दिखाई देगा वृषण कोश, ये वृषण कोश है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, ये आपका देख लीजिए। और शीशन मुंड, ये शीशन मुंड आपका लिखा गया है, शीशन मुंड। ये अग्रछद माने आगे के छेद, जहाँ से पेशाब निकलता है। अग्रछद आगे के छेद, आगे के छेद। और यह मूत्र मार्ग से क्या निकलता है? अरे मूत्र मार्ग से मूत्र निकलता, और क्या। और यहाँ पर देखो लिखा गया है अधिवृषण, अधिवृषण। फिर यहाँ पर लिखा गया है शुक्र वाहिका। फिर यहाँ पर लिखा है वृषण जालिका, पूरा जाल के रूप में फैला हुआ है। वृषण जालिका। फिर यहाँ पर लिखा गया है वृषण पालिकाएं, वृषण पालिकाएं, ठीक है। अब आपको ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। अच्छी तो सब लोग बना लो, तनी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार। मूत्र वाहिनी। और यहाँ से जो पतली है नली निकली हुई है, इसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहक, शुक्रवाहक। ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग मूत्राशय, मूत्राशय। इसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय। मूत्र में ये लिखता है कंद मूत्र पथ ग्रंथि। यहाँ से आपका एक ग्रंथि दिखाई देगी, कंद मूत्र ग्रंथि। हाँ, तो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है यहाँ पर किनारे, प्रोस्टेट ग्रंथि। यह है मानव जनन तंत्र का चित्र। मानव जनन का क्या है? चित्र है। कोई पूछेगा इसके बारे में तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर इसको बनाकर खींच कर होगा। समझ रहे हैं आप? पूरा बारी बारी से हम बता देते हैं कि कौन क्या होता है इसके बारे में, एक एक लाइन में। पहले समझ लीजिए, तब आप लोग लिखिएगा। पहला समझिए, देखो एक तो बात जरूर याद रखेंगे कि जो मनुष्य में, जो मानव में, पहले समझिएगा, बाद में आपको लिखाएंगे हम। प्राथमिक जो या मुख्य जो जनन अंग होता है उसका नाम क्या होता है? मुख्य जनन अंग जो होता है उसका नाम होता है वृषण। क्या नाम होता है? वृषण। कहाँ है वृषण? ये है आपका वृषण। सब बाहर वृषण कोष वगैरह होता है। अच्छा, मनुष्य जो होता है उसमें कितने वृषण पाए जाते हैं? दो। एक जोड़ी भाई, दो संख्या होती है इसकी। वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है, इसकी संख्या दो होती है। जो वृषण होता है, मैंने अभी आप चित्र भी बनाए होंगे। वृषण जो होता है इस तरीके से, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक खोल पाया जाता है।
इस खोल को, इसका आवरण को क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष। आप जानते होंगे वृषण जो होता है शरीर के कहाँ स्थित होता है? बाहर। क्योंकि जो वृषण का तापमान होता है वह शरीर के तापमान से लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। माने अगर शरीर का तापमान कितना है? 37 है, तो इसका तापमान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसकी लंबाई आप जानते होंगे, वृषण की लंबाई जो होती है 4.5 सेंटीमीटर लंबाई। कभी नापिएगा इंच से आप लोग घर जाकर के? अरे इंची ले लीजिएगा, नापिएगा। आप लोग तो नहीं नाप पाएंगे, वो लोग नाप लेंगे अपना वृषण। अब हंसने की बात है, नहीं नाप सकते हैं। इंची से 4.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई नाप लीजिएगा। नाप का बताओ, सही में लिखा गया गलती लिखा गया? मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है मोटाई इसकी। इसमें अनेक नलिकाएं निकली होती है जिसको शुक्रजनन नलिकाएं का। बात समझ रहे हैं? माने अगर आपसे कोई पूछे तो कह सकते हैं कि जो मानव का मुख्य जनन अंग होता है क्या होता है? वृषण होता है। क्या होता है? वृषण होता है। वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? क्योंकि इसका तापमान शरीर के तापमान से यानी 1.5 से लेकर 2 डिग्री का होता है, कम होता है। माने इतने ताप पर ही शुक्राणु बनते हैं। अगर अधिक ताप होगा तो शुक्राणु सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए क्या होता है? शरीर से बाहर स्थित होता है। अधिवृषण का नाम सुन रहे हैं, यहाँ पर अधिवृषण दिया गया है। तो जो अधिवृषण होता है ये 6 मीटर लंबा होता है। माने अनेक नलिकाएं से मिल करके बना होता है। समझ रहे हैं? ये हमारे शरीर को शुक्राणुओं को परिपक्व में सहायता करता है। परिपक्व का मतलब होता है कि जो शुक्राणु होते हैं उसको ऊर्जा देता है, उसको भोजन देता है, तमाम प्रकार के जो क्रियाएं शुक्राणु के अंदर होता है उसको। अब क्या बात है? शुक्र वाहिका आप देख रहे हैं यहाँ पर है, शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिनिका है जो कहते हैं। ये जो होता है माने वृषण के अंदर से ही निकलता है और ये मूत्र मार्ग में जाकर क्या होता है? खुलता है। जो मूत्र मार्ग देख रहे हैं इसमें जाकर ये खुल जाता है। एक शुक्राशय होता है, ये द्विपालित संरचना होती है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। कल हम इसके बारे में आपको विस्तार से दिखाएंगे। मूत्र मार्ग क्या होता है? कल पढ़े थे आप मूत्र मार्ग। इसी मूत्र मार्ग से मूत्र भी बाहरी निकलता है। मूत्र भी क्या होता है? बाहरी निकलता है। कौन से? जिसे मूत्र मार्ग नहीं पाता है वो कह पाए मूत्र करता है, मुँह पाए। तो ये मूत्र मार्ग से क्या होता है? मूत्र निकलता है। इसी से वीर्य भी निकलता है। इसी से क्या होता है? तब वीर्य के समय वीर्य निकलता है, मूत्र के समय मूत्र निकलता है। पिंटू कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीर्य मूत्र दोनों एक साथ निकल जाते हैं, तब बीमारी हो जाती है। समझ रहे हो? तब उसको घात रोग कहते हैं। तो जा कर के जाँच कराना पड़ता है। मान लो मुतुआ में पूरा निकल जाएगा तो जब तुम्हारी मेहरा रहेगी तो बच्चा कहाँ से होगा? रोइए नहीं जाएगा। कैसे? तो आखिर प्रखनलिया में तारे में डलाई, प्रखनली में आपका ही डलाएगा। जब आपके अंदर रहे ना कहीं पूरे पेशाब निकल गई। हाई मेन है शीशन मुंड। शीशन जौन शीशन के आगे वाला हिस्सा बा, आगे वाला छिद्र है, आगे छिद्र कहते हैं। अभी देखे होंगे ना छिद्र। और आप नहीं देखे होंगे, आपकी मम्मी तो खूब अच्छी तरीके से जब छोटे होंगे आप तेल लगाती हमारा अपना बाबू के शीशन मजबूत करे के बाद शादी ब्याह के बाद इनके कमजोरी महसूस ना होके तो उसमें तेल भर देती थी आपकी मम्मी। तब मजबूत हो जाता था। और शीशन के काम क्या होता है? ये भाई शीशन के काम माने समझिएगा कि ये श्वसन माने जनन में सहायता करता है और वीर्य को स्त्री के अंदर ले जाने में सहायता करता है। अगर ये न रहे तो वीर्य जाएगा ना? क्या राजकुमार जाएगा? वीर्य जाएगा। वीर्य ले जाने का काम कौन करता है? शीशन करता है। क्योंकि छोट हो जाता है ना, बहुत छोटा है तो क्या पहुँच ही नहीं पाता है बेचारा। तो दवाई करावत आता है कि एक दिन में 8 सेंटीमीटर बढ़ाइए, एक दिन में 10 सेंटीमीटर बढ़ाइए। दवाई आता है ना सर, तो ये आपका होता है, बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि इसका एक माने नियमित साइज होता है, उससे कम होगा तो बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हैं? और शीशन मुंड का जो मुंडवा होता है, शीशन मुंड का मतलब जहाँ तक वो घर जाता है, चमड़ा ऊपरा करेंगे ना तो वो घर जाता है। जितना उघरता हुआ दिखाई देता है उसको शीशन मुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? शीशन मुंड कहते हैं। कल हम इसको आपको क्या करेंगे? निकालेंगे। एक ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम सुने होंगे। शुक्राणु के बनने में ये क्या करती है? सहायता करती है। कहाँ पर ग्रंथियाँ भी होती है? ये माने मैथुन के पहले क्षारीय चिकना बनाती है
अतः पेनियल ग्रंथि भी होती है, ये भी बहुत सारा काम करती है। कल इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। समझे?